ये पहला प्रश्न है। देखिए, ये रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस है जो आपकी परीक्षा में आपको दिख सकते हैं। ये कुछ अलजेब्रिक बेसिक फार्मूले होते हैं और इनका जो पैटर्न होता है बिहार के एग्जाम्स का वो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा। पहला प्रश्न है, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 3 की पावर 4 है। ठीक है, आपसे पूछा है एक्स प्लस 1 अपान एक्स, इसका मान पूछा है। बहुत आराम से आप लोग उत्तर दे सकते हैं। पूछा रूट 43 है, रूट 37 है, रूट 46 है, इनमें से कोई नहीं है। आप लोग जो कह सकते हैं, जो बता सकते हैं, प्लीज आंसर करें। इसके लिए आप इसको ही बेस बना लो, इस वैल्यू को, क्योंकि इसका फार्मूला आपको पता होगा। एक्स प्लस 1 अपान एक्स, इससे रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस 1 अपान एक्स के बिहाफ पर जो भी आइडेंटिटी होती है उसको आप तैयार कर लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं आपको कुछ अभी दे भी देता हूँ। एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, कितना होता है आप सबको आइडिया है। इसकी वैल्यू आपको कंफर्म है, जो दिया देखो यहाँ पर 3 की पावर 4 जो कि 81 होता है, प्लस 2 कर दीजिए, तो इसका मतलब यह मान है एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर का, जो कि 81 तो 83 है। अर्थात कंफर्म हो गया कि अगर इसका मान मुझे निकालना है तो इसका मुझे वर्गमूल करना पड़ेगा, और यहाँ पर कहीं भी इन ऑप्शंस में वर्गमूल 83 का नहीं है, 43 का है, 37 का है, 46 का है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर ई ऑप्शन, सॉरी ई ऑप्शन इस प्रश्न में आप राइट सोल्यूशन लगा सकते हैं। कर रहा है, यस, ई ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आपने देखा कि इस तरह के पैटर्न बनते हैं, तो आपको कुछ फार्मूले इसके तैयार कर लेने हैं। जैसे कि आपको कन्फर्म है कि एक्स प्लस 1 अपान एक्स क्या होता है, इसका होल वर्ग आपको तैयार रहना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है, इसको रेडी रखिए। एक्स माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर कभी जरूरत पड़ जाए तो सब फार्मूले अपने हिसाब से तैयार रखिए आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता है। कभी कभी इनको देखिए ऐड करने का भी पैटर्न बनता है, जैसे कि अगर आप इसको समीकरण 1 बना लें, जैसे जरूरत पड़ती है, कभी कभी कुछ ऐसे पैटर्न आते हैं जहां पर आपको जरूरत पड़ती है। अगर मुझे दोनों को ऐड करना है तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल वर्ग प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स का होल वर्ग, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 2 2 से कैंसिल होकर के ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बन जाता है। ये सब यूज होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जहां पर आपको जो है ऐसे पैटर्न की आवश्यकता पड़ी जाएगी। ऐसे कभी ऐड करना हुआ तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो देखो क्या होता है, एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर एक्स का होल वर्ग, तो सीधा सीधा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। ये सब चीजें अपने दिमाग से सेट कर लीजिएगा, इनका उपयोग होता है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन है आपके सामने एज रिलेशन का, आयु संबंध का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, इस तरह का प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में मिल सकता है। 5 वर्ष बाद मयंक की आयु सोहन की आयु का 3/5वां भाग होगी। 5 वर्ष बाद होगी 3/5वां भाग। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था। मयंक की वर्तमान आयु पूछा है। देखिए, जब भी एज का क्वेश्चन आता है, एज का थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। एज रिलेशन जिसको आयु संबंध कहते हैं, इसमें 3 चीजें हमको मुख्य समझनी पड़ती है। एक तो वर्तमान आयु समझनी होती है, यहाँ पर वर्तमान संबंध होता है दो लोगों के बीच में, ठीक है। और ये पहले का होता है, अर्थात पूर्व का होता है, और बाद की बात होती है। हमें 3 तरीके के प्रश्न मिलते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिसमें हमें यहीं पर रेशियो दिया रहता है किसी एक लेवल पर। आपको इतना दिमाग में रखना होगा कि जब भी कभी आयु संबंध का प्रश्न आएगा, कोई भी कैलकुलेशन वर्तमान पर ही फोकस्ड होता है, ठीक है। वर्तमान पर फोकस्ड होता है, वर्तमान से ही रिलेट करता है। जैसे ही वर्तमान पर आपको कोई रेशियो दिया हो और वहीं पर मान दिया हो, तो आप कोई भी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ वैल्यू हमें पूर्व की या पहले की, मतलब किसी और लेवल पर हमें रेशियो रहता है, दूसरे लेवल पर हमें मान दिया रहता है, तो हमें आपस में उनको रिलेट करना पड़ता है। आप जैसे इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष बाद, अर्थात यहाँ पर आप समझो वर्तमान की बात है। वर्तमान के 5 वर्ष पूर्व, देखिए ध्यान से, वर्तमान के 5 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है और 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है मयंक और दूसरे का नाम सोहन है। हम मयंक को रखते हैं और सोहन को रखते हैं। आप बढ़िया से इस प्रश्न को समझिएगा। इसने हमसे कहा है कि देखो, बाद का यहाँ पर लिखा है, 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर दिया है अनुपात। मयंक अगर 2 है तो सोहन कितना है, 5 है। ये उनके आयु का संबंध था, 5 साल पहले उनकी आयु का संबंध था। चलिए, मैं जो कह रहा था इसको समझिएगा। पूर्व 5 साल पहले 2:5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु देखो 3/5वां भाग है, अर्थात अगर इसकी उम्र 3 है तो इसकी उम्र क्या है, 5 है। जब हमें दो लेवल पर अनुपात दिए हों, ध्यान से देखिए इस प्रश्न का पैटर्न को। दो लेवल पर अनुपात मतलब 5 साल पहले और 5 साल बाद। एक बात सोचिए, इनके इनके बीच का गैप कितने साल का होगा, पता है, 10 साल का। यहां तक का गैप कितना है, 10 साल का।
हमें जब दो अलग अलग लेवल पर रेशियो दिया रहता है तो हम किसी की भी उम्र ज्ञात कर सकते हैं, कभी की भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक चीज देखना है, क्या इनका डिफरेंस सेम है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, बराबर है, बराबर सेम नहीं है। तो सेम आपको करना पड़ेगा रेशियो के डिफरेंस को। कैसे किया जाता है सुनिए। इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का। आप इन दोनों में 2 से गुणा कर दो, दोनों में 2 से गुणा कर दो। और इनके बीच का अंतर कितने का है, 3 का। आप इन दोनों में 3 से गुणा कर दो। ये रेशियो बदल जाएंगे लेकिन डिफरेंस समान हो जाएगा। अब देखो 2 से गुणा करते यह 4 होगा और यह 5 दूना 10 होगा। 3 से गुणा करते यह 9 होगा और 3 पचे 15 होगा। अब आप देखो 4 प्लस 5 9 होता है, 10 पद प्लस 5 15 होता है। मतलब डिफरेंस बराबर हो गया। जो डिफरेंस है उसकी तुलना इसके साथ कर दो, तो 5 का मान कितना हो गया बताए, 10 हो गया। अगर 5 का मान 10 हो गया तो 1 बराबर कितना होगा, 2 होगा। हमें किसकी उम्र निकालनी है, हमें देखिए मयंक की निकालनी है। मयंक पहला व्यक्ति है। आप 5 साल पहले की उम्र निकाल लो या 5 साल बाद की निकाल लो। अगर पहले की निकालोगे तो वर्तमान आने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। पहले की बाद की निकालोगे तो वर्तमान जाने के लिए 5 घटाना पड़ेगा। तो आप अगर पहले की निकाल लीजिए तो पहले उसकी उम्र कितनी थी, 4, क्योंकि अनुपाती भाग यहाँ पर 4 हुआ है। तो 4 बराबर 4 दूना 8 हो गया। मतलब मयंक की 5 साल पहले उम्र कितनी थी, 8 साल थी। वर्तमान में निकालना है तो वर्तमान में निकालने के लिए 5 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 8 5 कितना हो जाएगा, 13 साल हो जाएगा। तो मयंक की उम्र यहाँ पर 13 होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट सोल्यूशन होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे प्रश्न अगर आप सीरियसली देखते हैं तो। फिर से एक बार समझ लीजिएगा। 2 और 5 का अनुपात था 5 साल पहले। 5 साल बाद 3/5वां भाग है, 3:5 का अनुपात है। अनुपाती टर्म को सेम कैसे किया जाता है, इनके डिफरेंस से यहां गुणा कर दो और इनके डिफरेंस से यहां गुणा कर दो। देखो इनका अनुपात 4 और 10 का हो गया और इनका अनुपात 9 और 15 का हो गया। 4 प्लस 5 9 होता है, 10 प्लस 5 15 होता है। मतलब 5 का गैप हुआ। यहाँ 5 साल पहले और 5 साल बाद में गैप 10 का है। 5 की तुलना हमने 10 से करी, 1 बराबर 2 हुआ। जिसकी उम्र निकालनी हो उसी के पास जाइए, उसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। मयंक की उम्र निकालनी है, 5 साल पहले निकाल लीजिए तो 4 दूना 8। अभी निकालनी है तो 8 5 13। तो मयंक की उम्र हो गई बी ऑप्शन, 13 हो गई। आप किसी की भी उम्र आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का हल हो गया है। ये दूसरा क्वेश्चन था और आराम से आपने प्रश्न का सलूशन बता दिया। तीसरे पर आ जाइए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। इसके कुछ पैटर्न है, मतलब ये ऐसा पैटर्न है कि अगर कभी किसी सर्कल को दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे, मतलब ऐसे देखो सर्कल के कुछ पैटर्न आपको दिमाग में रखने चाहिए। जैसे सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, वृत्त है जिसको आप कहते हैं, एक लाइन जो कि इनके सतह को मिलाती है, यह वृत्त की क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। मैंने पढ़ाया है, अगर आपने सीरियसली देखा होगा तो समझ में आया होगा। कॉर्ड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। वृत्त की सतह पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अगर एक जीवा को ऐसे बढ़ा दो, ठीक है, दूसरी जीवा को भी ऐसे बढ़ा दो, दोनों जहां पर जाके इंटरसेक्ट करे, सपोज करिए इस जीवा का नाम ए बी था, इस जीवा का नाम सी डी था, दोनों जाकर के अगर पी पर इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो उनके बीच का एक रिलेशन बनता है। उस रिलेशन को प्लीज तैयार कर लीजिएगा। मैंने इसमें एक दो रिलेशन और मैं आपको बता दूंगा, इसी पर फिलहाल ये प्रश्न है। आप यहां से शुरू करो, कहां से, यहां ए से, ध्यान से देखिएगा, ए से शुरू करिए और पी तक जाइए, लिखिए ए पी, इंटू पी से रिटर्न होकर के बी तक आइए, लिखिए पी बी, बराबर अगर हम सी से शुरू करके कहां तक जाए, पी तक जाए, सी पी, गुणे पी से रिटर्न होकर डी तक आए, पी डी। यह तब हुआ जब किसी वृत्त के अंतर्गत दो जीवाएं, दो कॉर्ड एक दूसरे को बाह्यता प्रतिच्छेद करे, तो यह रिलेशन इनके साथ बनता है। आपका प्रश्न इसी पर है, जो अभी हम प्रश्न यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं, यह इसी पर है। आपने यहाँ पर बाह्यता का प्रतिच्छेद समझा, एक और प्रतिच्छेद है उसको भी दिमाग में रख लीजिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए एक वृत्त है, दो जीवाएं एक दूसरे को आंतरिक ही प्रतिच्छेद कर देती है, एक ए है एक दूसरी ए है। इसका नाम मान लीजिए ए बी है और इसका नाम मान लीजिए सी डी है, और इन दोनों ने जाकर के पी पर प्रतिच्छेद कर दिया। यहाँ पर जो सेगमेंट अर्थात जो पार्ट्स बने हैं उनका प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। जैसे हम लिख सकते हैं एपी इंटू पीबी, एपी इंटू पीबी बराबर लिख सकते हैं पीसी या सीपी इंटू पीडी। आप इस रिलेशन को फॉलो कर लीजिए, ये भी रिलेशन फॉलो किया जाता है। मतलब जब दो जीवाएं एक दूसरे को बाह्यता प्रतिच्छेद करे, इसका यह सिस्टम बनता है, और आंतरिक प्रतिच्छेद करे तो यह सिस्टम बनता है। एक और रूल बनता है, उसको भी बहुत ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। कभी कभी एक सर्कल, सर्कल की एक जीवा है जो देखो ए से बी है, और एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा के बारे में भी मैंने बताया, मैंने सारे रूल्स आपको पढ़ाए अगर आप देखे होंगे तो।
मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट P था, P से एक स्पर्श रेखा T है और यह एक जीवा है A से B तक। जाकर के मैंने देखा कि एक जीवा और एक स्पर्श रेखा एक दूसरे को बाह्यतः प्रतिच्छेद करें। ऐसी कंडीशन में रूल क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। ए से शुरू कर पी तक जाइए, एपी लिखिए, इनटू पी से लेकर के बी तक आइए, पीबी करिए, बराबर पीटी अर्थात स्पर्श रेखा का होल वर्ग। ये फार्मूले 3 आपको तैयार करने जो मैंने आपको बताया। इन तीनों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, इन पर रिलेटेड एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। अब जो प्रश्न आपके एग्जाम में दिया है, जो बोर्ड पर इस पे दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त में एक जीवा ए बी है जो जाकर पी पर पहुंची है, एक जीवा डीसी है वो भी जाकर पी पर पहुंची है। इनके रिलेशंस के हिसाब से हमको लिख देना चाहिए, आप लोग खुद ही बता सकते हैं। मैं ऐसे लिखूंगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि बीपी या पीबी लिखिए, इनटू पी से लेकर ए तक जाइए, पीए लिख दीजिए, ठीक है। बराबर यहां से भी ऐसे आप सीडी लिख सकते हैं या पीडी लिख सकते हैं, पीडी करिए, इनटू पी से लेकर सी तक चले जाइए। मतलब ऐसे ध्यान से समझा करिए, जैसे बी से लेकर पी तक जाइए और पी से लेकर ए तक आइए, डी से लेकर पी तक जाइए, पी से लेकर सी तक आइए। जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स को पुट कर लिए, यहाँ पर वैल्यू जो पता करनी निकल जाएगी। ए बी का मान 4 दिया है, आप देखो इस ए बी का मान कितना दिया है, 4, यहां से यहां तक 4 दिया है। CD का मान 11 दिया है, इसका मान यहां पर आपको 11 दिया है। PD मतलब यहां से पूरा यहां तक 15 है, मतलब ये पूरी लेंथ 15 है और यह 11 है, तो कंफर्म यह 4 होगा। अब आपसे पूछा क्या है PB, अर्थात यहां से लेकर यहां तक का मान आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा बताएं, इसके मान को n मान लो, मान लिया। अब नियम के हिसाब से जैसे PB लिखना है यहां से यहां तक, तो n+4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n+4 लिखा। और PA आपका कितना है, 4 है। बराबर आप कैसे करोगे देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले n+4 और यहाँ पर 4 नहीं लिखना होगा, यहाँ पर आपको n लिखना होगा, ठीक है। n+4 इंटू आप लिखो PA जो कि n है, बराबर PD कितना है बोलिए, आपने अभी भी पढ़ा 15 है और इसका मान कितना है, 4 है, 15 चौके 60 हो गया। यहां से एक द्विघात समीकरण बनेगा, तो आप n निकालोगे, n में अंतिम में 4 जोड़ना पड़ेगा। यहां लिख सकते हैं हम n² प्लस 4n माइनस 60 बराबर 0। 15 चौके 60 होगा, इधर चला आएगा -60। द्विघात समीकरण अगर आपने पढ़ा है, द्विघात समीकरण अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको लगा सकते हैं। कैसे देखिए, n², और अगर हम द्विघात समीकरण के हिसाब से चले, जैसे अगर आपके पास ये समीकरण हल करना है, इसको ला करके इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, जिसका मान 1 है तो 60 1 के 60 होगा। 60 के ऐसे दो गुणनखंड बनाइए। अनुज यादव, मैं आज बैच में गया था, आपको बैच में आना चाहिए था, सारी जानकारी मैंने बैच में आकर दिया है, एडवांस मैथ को लेकर के पूरी क्लास की बातें बताई है, सब कुछ कंफर्म किया। आप बैच में आते ना, जब आपको मैसेज दिया था मैंने, वहां पर आते बिल्कुल क्लियर होता, लाइव आना चाहिए था आपको। अब देखो 60 के ऐसे दो गुणनखंड बनाइए जिनका जोड़ या घटाव कितना हो जाए, 4 हो जाए। 10 छंगे 60 होता है, 10 में से 6 निकलता है तो 4 आता है। तो लिख दो यहाँ पर +10n माइनस 6n माइनस 60 बराबर 0। अब देखो 10 छंगे 60, 10 में से 6 निकला 4 हुआ। यहाँ पर n कॉमन कर लीजिए, n+10 हो गया, -6 कॉमन कर लीजिए, n+10 हुआ बराबर 0। दोनों में से n+10 कॉमन कर लीजिए, n-6 होगा बराबर 0। अर्थात इसका मान तो नेगेटिव में आएगा, बट इसका मान आप लिख सकते हैं कि n-6 अगर 0 है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात यह मान 6 हो गया। बट आपको पता है कि मुझे यहां से यहां तक निकालना है, तो 6a है, 4a है, 6 और 4 जोड़ दिया तो कितना आया, 10 सेंटीमीटर। राइट सोल्यूशन हो गया। इस प्रश्न का करेक्ट हल 10 सेंटीमीटर है। तीसरा प्रश्न आपका डन हुआ है, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यह रूल अच्छे से पैटर्न समझ लीजिएगा, जो मैंने 3 ये बताए हैं आप लोगों को। इसके साथ साथ इसकी वर्किंग समझ लीजिएगा, सारी वैल्यू एक जगह पर जैसे जैसे आवश्यकता उस पर पुट करनी होगी, प्रॉपर नॉर्मल कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेट करके हम आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो तीसरे का पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट हल है, आप लोग उतार सकते हैं, लगा सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब चौथे पर जो रूल्स अलग से बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूज भी करने वाला है, हालांकि बहुत इजी है, बहुत इजी है। ध्यान से देखिए, सबको कंफर्म हो जाएगा। हमसे पूछा है, साथ है कुछ डेटा दिए गए हैं, मान लो किसी के मार्क्स है, कुछ भी है। प्रसरण बताइए, प्रसरण जिसको आप क्या कह सकते हैं, रेंज, ठीक है। परास या प्रसरण, इसको आप लोग रेंज कह सकते हैं। आप रेंज का सेंस समझिएगा, रेंज होता हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस। जब अगर आप रेंज को निकाल ले तो प्रसरण निकालना वैसे भी क्लियर हो गया, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता नहीं, सीधा सीधा आप रेंज निकालिए। यहां पर हाईएस्ट भी 7 है और लोएस्ट भी 7 ही है।
7 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो राइट सोल्यूशन इसका कितना होगा, मैं स्टैटिस्टिक्स के आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो कंफर्म हो जाएगा। रेंज निकाल करके सीधा सीधा हम प्रसरण कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका 0 हो जाएगा। हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस 0 है, हाईएस्ट भी 7 है और लोएस्ट भी 7 है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो इसका आंसर आपका 0 है, जो आप लोग बी ऑप्शन में देखकर बता रहे हैं, एकदम कंफर्म है, करेक्ट आंसर है। बिल्कुल हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू एकदम सही है। त्रिकोणमिति का यह प्रश्न है, कुछ बेसिक त्रिकोणमिति के फार्मूले और उनसे रिलेटेड मैं जैसे क्लास दे रहा हूं तो उसमें आप त्रिकोणमिति भी आपको मिल जाएगी, आप वहां से उसको कंफर्म कर लीजिए। कुछ बातें तो बेसिक पता ही है आपको, नहीं पता है तो आपको जानना चाहिए और मैं आपको बता भी दूंगा। जो बेसिक रूल्स होते हैं त्रिकोणमिति को लेकर के, तीन देखिए फंडामेंटल रूल्स हैं, जो कि सिंबल्स है, एक प्रकार से साइन है, कॉस है और टेन है। इन्हीं तीन के उल्टा रिलेशंस होते हैं, रिवर्स कॉट है, सेक है और कॉसेक है। ये लोग किसी एक त्रिकोणमिति मतलब एक समकोण त्रिभुज पर अप्लाई किए जाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है आपका, सपोज करिए यहां पर अगर यह थीटा है तो थीटा के अपोजिट, क्योंकि एक 90 डिग्री होगा तभी आपका यह समकोण त्रिभुज बनाएगा। थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नीचे हमेशा बेस होता है और 90 के जो सामने भुजा होती है वह कर्ण अर्थात हाइपोटेन्यूज होती है। अंग्रेजी में इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। इनके आपस में कुछ रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस को प्रश्नों के साथ ही पढ़ेंगे अलग। जैसे मैं यहाँ पर कुछ बातें बता दूं, थीटा लगा दे, थीटा 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 और थीटा, सबके साथ थीटा। तो आप थीटा लगाएंगे तो आपको कंफर्म है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान लंब बटे, मतलब हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, हिंदी में कंफर्म कर देता हूं, यह लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और यह आधार बटे कर्ण होता है, यह आधार बटे कर्ण होता है, यह आपका लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। अब इसी का उल्टा होता है, जैसे कॉड जो होता है 1/tan थीटा होता है, मतलब आप इसी का उल्टा कर दीजिए, अर्थात आधार बटे लंब कर दीजिए, आधार बटे लंब। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है 1/cos थीटा हो गया, अर्थात इसको आप कर्ण बटे आधार कह सकते हैं, ठीक है, कर्ण बटे आधार। और इस कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है 1/sin थीटा होता है, तो आप इसको कर्ण बटे लंब कह सकते हैं। ये कुछ बेसिक तो है, बट हम इसकी पूरी डिटेल आपको बेसिक प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा 1+cos थीटा, 1+cos थीटा अपान cos थीटा। कुछ बेसिक देखो, जब भी त्रिकोणमिति फंक्शन को या समीकरणों को हल करना होता है तो दो बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। एक तो हमारा कन्वर्जन पर कमांड होना चाहिए, साइन का जितना रिलेशन या साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट कॉसेक सबका जो रूल्स होते हैं वो बेसिक आने चाहिए, साथ साथ कुछ अल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। अल्फाबेट का जो उपयोग होता है जोड़ घटाव के लिए, उसका भी उपयोग आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको कुछ बातें बता दूं, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार से cos स्क्वायर थीटा जो होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। ये दो रूल तो ऐसे ही तैयार कर लीजिए, आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी पर यह फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो आप जो साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है cos थीटा है और 1+cos थीटा है, यहां पर क्या है 1+cos थीटा है और नीचे cos थीटा है। आपको एक बात और बता दें, अभी बेसिक अलजेब्रा भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक रूल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यह इंटू लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा नहीं तो कंफ्यूज ना हो आप लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमने लिखा है 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है कि 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हम इसको 1 - cos थीटा 1+cos थीटा में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1+cos थीटा और 1 - cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे देख लीजिएगा, आप काटने मत लगिए, नीचे है काटने को, आपको लगेगा चलिए काट दे तुरंत, काट सकते हैं फिलहाल, लेकिन अभी मत काटिए, आसानी से चीजें सॉल्व हो जाए। 1+cos थीटा है प्लस 1+cos थीटा है, नीचे देखिए cos थीटा है। अब आप थोड़ा सा दोनों में चेक करिए, कुछ चीजें कॉमन हो रही है। 1+cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ भी है, 1+cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ भी है। तो आप 1+cos थीटा नीचे cos थीटा को कॉमन कर लीजिए। जैसे ही कॉमन करेंगे 1 - cos थीटा अपान 1+cos थीटा होगा, प्लस यहाँ सब चला ही गया है, बचा है 1, यहाँ सब चला गया, अब बचा है 1। अब लिख सकते हैं 1+cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, और यहां से जब यह ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो यह हो जाएगा 1 - cos थीटा प्लस 1, ये जब इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 1+cos थीटा नीचे 1 - cos थीटा। देखो
ए इससे, ये प्लस है, ए इससे खत्म हो गया, cos थीटा से खत्म हो गया, ऊपर 2 बच रहा है, 2 बटे नीचे cos थीटा है, आप इसको 2 गुणे 1 बटे cos थीटा कर सकते हैं। 1 बटे cos थीटा sec थीटा होता है, तो 2 sec थीटा लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल से इसको समझा दिया हूं जिससे कि आपको यह डाउट ना रहे। इस पूरे को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। 2 sec थीटा जितने लोगों ने बताया परफेक्ट सोल्यूशन है। राइट सोल्यूशन 2 sec थीटा है। बेसिक से अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। जो बेसिक आपके त्रिकोणमिति के नियम है, उनसे रिलेटेड जो फार्मूले हैं, मैं उसको वीडियो में आपको जैसे सारे प्रोवाइड कर रहा हूं उसी प्रकार से इसको भी दे दूंगा। ठीक है, कंफर्म हो जाएगा। समझ में चीजें आ रही हैं कि नहीं? चलिए इस प्रश्न को देखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोगों के यहाँ, उसको ध्यान से देखिए। मैंने इस पर आपको जो है मतलब आपको मैंने बताया भी था कि त्रिभुज के जो अपने एरिया निकालने के फॉर्मेट होते हैं, उनको आप थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की सभी भुजाएं अगर कन्फर्म है, सभी भुजाएं कन्फर्म है, मान लो यह भुजा ए है, यह भुजा बी है और यह भुजा सी है। एक फार्मूला होता है हीरोन्स, हीरोन्स फार्मूला होता है। इस फार्मूले से अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया अर्थात क्षेत्रफल त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसके लिए नियम होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अगर त्रिभुज के तीनों हमें भुजाएं पता हो तो हम लोग एरिया निकालने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। जहां पर यस को जान लीजिए, यस होता है सभी भुजाओं का जोड़ अर्थात परिमाप बटे 2, अर्थात परिमाप का आधा होता है। बाकी तो एबीसी सबको आपको दिया ही गया है। इसके अलावा कुछ बेसिक फार्मूले आपको कंफर्म होने चाहिए। जैसे मान लो यह त्रिभुज है, आप किसी एक भुजा को आधार बना लो, सपोज करो इसी बीसी को आपने आधार बना लिया, इसके विपरीत शीर्ष बिंदु से आपने इस पर एक लंब डाल दिया, इसको आपने हाइट कह दिया या यहां से इस भुजा की दूरी कह दिया, जो भी आप मर्जी कह सकते हैं। मान लीजिए यह लेंथ आपकी सपोज करो कि डी तक है, ठीक है। इस समय भी एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्टली 1/2 गुणे आधार, आधार इस समय इसको माना है आपने बीसी, गुणे यहां से यहां तक की इसकी लंब मतलब दूरी या जो लेंथ समकोण बनाती है, जिसको आप यहां पर लिख दो एडी। मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई भी एक बेसिक फार्मूला अप्लाई किया जाता है हर प्रकार के त्रिभुज में। समझ रहे हैं? तो आप लोग को कंफर्म हो गया होगा। अब जैसे मान लो यह प्रश्न है, सबसे एक इंपॉर्टेंट और चीज होती है, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कभी भी कोई समकोण त्रिभुज है, मैं समकोण त्रिभुज की बात ही कर रहा हूं अभी पहले, ए है, ए बी है, ए सी है। समकोण त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की जो विपरीत भुजा होती है वह कर्ण होती है, और यह सबसे लंबी भुजा होती है, इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। अब इसमें से कोई एक बेस होगा अर्थात आधार होगा, एक ऊंचाई होगी अर्थात परपेंडिकुलर होगी। नियम क्या होता है, अगर मान लो हम यहाँ पर कर्ण को AC देख रहे हैं, तो यहाँ पर नियम ये होगा कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह हमेशा के लिए पैटर्न फार्मूला है किसी भी समकोण त्रिभुज में, कि समकोण के सामने अर्थात 90 डिग्री के सामने की भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो तीन भुजाएं इन नियमों का पालन करती हैं, वो पाइथागोरियन अर्थात पाइथागोरस के नियम के अंतर्गत आती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स कुछ हैं। जैसे मान लो कि एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है, तो 5 12 और यह 13 होगी। कैसे? 13 का वर्ग 169 होता है, 5 12 का 144 होता है, 5 का 125 होता है, सॉरी दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 169 के बराबर हो गया। इसी प्रकार से कुछ और भी होते, कभी कभी आपको 3 भुजाएं दिया जाता है और पूछा जाता है ऐसे 4 ऑप्शन में कौन सा इसमें पाइथागोरस के नियम को फॉलो कर रहा है। ये 6 है मान लो, ये 8 है, तो यह 10 है। ऐसे ही कई सारे टर्म होते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। अब जैसे जो प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 11, 60 और 61 है। अब त्रिभुज हमको क्या है हमको नहीं पता है, समकोण है कि नहीं है पता नहीं भाई, मुझे आइडिया नहीं है अभी। तो कह रहा निम्न में से लंबी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई बता दो क्या होगी। जो सबसे बड़ी भुजा है उसके विपरीत जो शीर्ष बिंदु है वहां से उसकी ऊंचाई हमको बतानी है। अब पहली चीज तो हमें कन्फर्म, अच्छा मान लो अगर ऐसे सोचा है, केवल हमें कोई जानकारी नहीं है, मान लो हमने त्रिभुज को ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, चलो इसको 11 मान लिया, इसको 60 मान लिया, इसको हमने 61 मान लिया। अब अगर नियम से चले एकदम से ना, तो सबसे पहले एरिया निकालो हीरोन्स लगा करके, एरिया निकालो हीरोन्स का फार्मूला लगा करके अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी से। उसके बाद आप इस सबसे बड़ी भुजा देख रहे हैं, इसके विपरीत शीर्ष बिंदु से यह लेंथ लीजिए। अभी अभी जो फार्मूला लगाए 1/2 गुणे यच गुणे 61 करिए, बराबर इस एरिया के वैल्यू को पुट करिए, आपको वह लेंथ पता चल जाएगी।
लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये टाइम टेकन क्वेश्चन है इस तरह से करने पर। मैं आपको बता दूं कि पहले आप ऐसे प्रश्नों में आप भुजाओं को ही चेक कर लिया करें। मेरे पास जो भुजाएं हैं 11 हैं, 60 हैं और 61 हैं। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, 11 का वर्ग 121 होता है, 60 का 3600 होता है, और अगर आप 61 का करके देख लो तो आप पहले इनको जोड़कर देखो कितना होता है। अगर 100 जोड़ेंगे तो 3721 होगा। जोड़ने पर कितना हो रहा बताइए? एक हुआ, दो हुआ, 6 एक 7 हुआ, 3721 हुआ। थोड़ा 61 का वर्ग करके देखिए, और वर्ग करना भी आसान है। देखो ऐसे, एक का एक से, 6 के 6, 6 के 6 12 होता है, और 6 चहा के 36 होता है। ठीक है, मैंने देखा कि एक हुआ, दो हुआ, 3721 ही होता है इसका वर्ग। अर्थात इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है, अर्थात ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आएंगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो कराएंगी। अगर आप इसको लगा के देखिएगा, देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये कंफर्म हो गया, जो मैं बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखो, अब देखिए ये ऐसे बनेगा। ये सबसे छोटी भुजा 11 है, यह 60 है और यह 61 है। हालांकि वो स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये क्लियर है कि यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज के अंतर्गत चीजें आ रही हैं। अब बहुत आराम से आप बता सकते हैं, एक तो सबसे सिंपल सी बात है, अगर यह समकोण है, अगर यह समकोण है तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा क्या? 1/2 गुणे आधार, आधार कौन है? 60, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कौन है? 11। ये हो गया जस्ट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। बट इसने हमसे पूछा है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन है? 60, इसके सापेक्ष शीर्ष बिंदु से इसकी दूरी क्या है? मान लो यह त्रिभुज का नाम था ए, बी और सी, और यहां जाकर किसने डी पर लंब बनाया, तो यह सबसे बड़ी भुजा थी, उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से इसकी दूरी, दूरी मतलब वह लेंथ जो उस बिंदु से यहां तक समकोण बनाए। जैसे कभी मान लो पंखा ऊपर है और हम कमरे में बैठे हैं, हम किसी से कहे, आप लोग 4 लोग, 3 4 लोग बैठे हैं, सब कह रहे हैं भैया इस पंखे से हमारी दूरी क्या है, हमारी ऊंचाई लेंथ क्या है, तो कोई कहेगा सर हमारे से इतना है, हमारे से इतना नहीं। पंखे से फर्श की जो दूरी होगी वह रेखा होगी जो पंखे से फर्श पर समकोण बनाएगी। इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको, जैसे अब आपको पता हो गया कि एरिया निकालने के लिए मैंने अभी एक फार्मूला और बताया, 1/2। इस समय आधार कौन है? एसी है। एसी मतलब 60 है, 61 है, और यह लेंथ जिसको पता करना है वही आपके क्वेश्चन की डिमांड है, जिसका नाम है बीडी। ठीक है, यही बीडी आपको फाइंड करना है। अब आप इसको कैलकुलेट करो, 1/2, 1/2 से खत्म करो, 60/11 को आप 61 से भाग कर दीजिए, यहां ले जाकर के आपको इसका मान क्लियर पता चल जाएगा। आई ये बातें समझ में कि नहीं? लगभग लगभग देखो, अगर सोचो तो यह 60 ही है, और 60 है तो इससे कटेगा तो 11 के आसपास आएगा, और 11 के आसपास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और क्लोज डेटा आपका 10.8 है। नहीं तो आपके सामने है 11 छके 66, 660 है, आप 61 से भाग कर दीजिए। 61 से भाग करेंगे तो 660 को कितना आएगा बताइए? एक बार जाएगा, 61 आया, 5 जीरो, जीरो बढ़ाना ही पड़ेगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। जितने लोग बी बताए एकदम परफेक्ट है, करेक्ट आंसर आपके सामने है। छठा प्रश्न करेक्ट आंसर आपका 10.8 है, राइट सोल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं, मुझे क्लियर बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, वीडियो सब इसी चैनल पर दिए जाते हैं, और जो मेन चैनल अपना है, मतलब आपका जो प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन तो आपके पास होगा ही, एप्लीकेशन पर पूरा बैच दिया गया है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? चलो क्लियर हो गया सबको, क्लियर समझ में आ रही बातें? आगे बढ़ूं मैं? ये हो गया कंफर्म। मैं 10 ही प्रश्न कराऊंगा, लेकिन जो कराऊंगा आप बेहतर तरीके से समझिएगा। देखिए, दो शब्द होते हैं, जैसे आपने कभी यहां समझिएगा तो क्लियर होगा। एक शब्द आपने सुना होगा, ऐसे देखा होगा, एनसीआर, एक आपने देखा हो एनपीआर। दो शब्द दिमाग में रख लीजिए इनको समझने के लिए। ठीक है, इनको समझने के लिए आप तरीके समझिएगा, मैं जो बताना चाहता हूं। ये शब्द होता है, कॉम्बिनेशन से आता है, कॉम्बिनेशन से आता है, जिसको आप कहते हैं संचय। क्या कहते हैं हिंदी में? संचय। और ये होता है परमुटेशन से आता है, परमुटेशन से आता है। परमुटेशन को आप कहते हैं क्रमचय, हिंदी में क्रमचय और उसको संचय। इसका मतलब होता है सिलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट अर्थात व्यवस्था। जैसे दो शब्दों को थोड़ा समझिएगा इनको, कि ये जो संचय है और ये क्रमचय है, जो सिलेक्शन है और अरेंजमेंट है, दोनों में फर्क क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आपके पास 3 किताबें हैं। कितनी किताबें? खूब ध्यान से समझिएगा प्रोसेस को। 3 किताब है आपको दिया मैंने, ये 3 किताब है, ये बुक 1 है, बुक 2 है और बुक 3 है। मैंने कहा यार इसमें दो दो का पेयर बना के किताबों को रखना है।
दो दो का पेयर बना के किताबों को रखना है। तो देखिए पहला आपने पेयर बनाया, आपने कहा सर बुक 1 और बुक 2 को रख दो, एक पेयर बन गया। फिर आपने कहा सर बुक 2 और बुक 1 को रख दो, दूसरा पेयर हो गया। जैसे एक पेयर हो गया और यह भी एक पेयर हो गया, बुक 1 को बुक 2 के साथ और बुक 2 को बुक 1 के साथ। जैसे आप ऐसे रखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में चीजें आएंगी। ये देखो, बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है, बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है। मैंने कहा एक किताब, दो किताबों को साथ साथ रखना है। अब दो किताबों में एक किताब को अपने साथ थोड़ी रखा जाएगा, इसको इसके साथ रख सकते हैं, 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 इसको इसके साथ, मतलब तीन, प्रत्येक एक किताब के दो पॉसिबल अरेंजमेंट हो रहे हैं, व्यवस्था हो रही है। ठीक है, जैसे अगर हम बुक 1 को बुक 2 के साथ रखें तो एक व्यवस्था है, बुक 2 को भी बुक 1 के साथ रखें तो दूसरी व्यवस्था है। अरेंजमेंट तो ठीक है, बट सिलेक्शन की बात करोगे तो सिलेक्शन एक ही माना जाएगा, सिलेक्शन दो नहीं है। भाई हम हैं, आप हैं, मान लीजिए तीन लोग हम लोग हैं, हमें पेयर बनाना है, हम यहां खड़े हो, आप यहां खड़े हो, या मैं वहां खड़ा हूं, आप यहां खड़ा हो, बात तो एक ही हो गई ना। सिलेक्शन में एक ही सिलेक्शन होगा, मतलब जब सिलेक्शन की दशा में जाएंगे तो एक ही होगा, बट जब अरेंजमेंट की दशा में जाएंगे दो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इनके रूल बटे होते हैं। जब कभी आपसे एनसीआर लिख कर देगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके से लिखा जाता है। और याद रखना है आपको, जो आर का मान होगा एन से छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता है। एन का मान हमेशा आर के बराबर या आर से बड़ा ही दिखेगा आपको। इसका रूल होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको समझिएगा। उसी तरह से अगर मान लो यह जो परमुटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे आप इसको रखकर देखिए तो इसका फार्मूला देखो ऐसे होगा, एनपीआर या पीएनआर, जो भी आप समझिए, इसका मतलब एन फैक्टोरियल और सीधा सीधा एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये रूल होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास तीन किताबें थी, दो दो किताबों को रखने का अरेंजमेंट करना है, मतलब रखना है, तो इस फार्मूले पे रख दीजिए। तो रखने के लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो यहां पर 6 आएगा, जबकि यहां पर 3 आएगा। अभी मैं उसको करके भी दिखा देता हूं। तो यहां पर जो एक और टर्म ऐड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टोरियल। ये भी आपके साथ स्टार्ट होता है और इन्वॉल्व होता है। फैक्टोरियल को हम कहते हैं क्रम गुणित। पिछला पीआरटी का पेपर हुआ था बिहार के एग्जाम में, एक प्रश्न आया था, शायद आप लोगों को याद हो, किसी को प्रश्न आया था कि इलाहाबाद से पटना 5 बस की 4 बस जाती हैं और उतनी ही आती हैं, जाने और आने के कुल कितने चांसेस हो गए, कितने तरीके हो गए। तो जैसे मैं कहूं कि इलाहाबाद से लखनऊ कुल 3 बसें जाती हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 3 बसें जाती हैं, बस 1, बस 2, बस 3, और आती भी उतनी है, बस 1, बस 2, बस 3। हमने कहा आने जाने के कुल कितने तरीके हैं, तो हमने एक चीज और तय कर लिया कि हम जिस बस से जाएंगे उस बस से आएंगे नहीं। तो हम अगर बस 1 से गए तो हम बस 2 से आ सकते हैं, बस 3 से आ सकते हैं, क्योंकि वो लेट हो जाती है, हम वही जाती है वही रुक जाती है, बाकी तैयार रहती है तो मुझसे निकल के चले आते हैं। इसी प्रकार से यह जाए इससे, आए इससे, जाए इससे, जाए आए इससे। तो ये 3 जाने के तरीके हो गए और 2 आने के तरीके हो गए। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, 6 तरीके हो गए। ऐसे कभी मैं आपसे कहूं कि मान लो अगर, जैसे ये जो एक्चुअली फैक्टोरियल है जिसको क्रमगुणित कहते हैं, या मेथड ऑफ काउंटिंग से लिया जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक सेमिनार हॉल है, 100 कुर्सियां लगी हैं, आपको आपको सबको आके वहां बैठना है। जैसे आप पहले व्यक्ति हैं, एकदम गेट आपने ओपन किया तो 100 की 100 कुर्सियां ब्लैंक हैं, तो आपके पास बैठने के तरीके कितने हो गए, 100, मतलब किसी पर जाकर मजे से आराम से बैठ सकते हैं। लौटने फिर दूसरा व्यक्ति आएगा तो एक कुर्सी अकुपाई है, अब उसके पास बैठने के तरीके 99, अगला आएगा तो 98, अगला आएगा तो 97, और अंतिम आएगा तो उसके पास एक ही तरीका रहेगा, कुर्सी चाहे टूटी हो, बैठना उसी पर है। क्रम गुणित फैक्टोरियल को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, एन फैक्टोरियल, या तो इसको ऐसे दिखाया जाता है। इसका मतलब होता है एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, जो मैं अभी काउंटिंग बता रहा हूं उसी पर बेस्ड होता है, बढ़ते चले जाइए। अंतिम में जब पहुंचेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1, अंतिम में ऐसे ही होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल है, 5 गुणे 5 में से 1 घटाओ 4, फिर 1 घटाओ 3, फिर 1 घटाओ 2, फिर 1 घटाओ 1, अंतिम में 1 पर जाकर के रुक जाता है। ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है। इसी फैक्टोरियल में एक चीज और दिमाग में रख लीजिए आप लोग तुरंत ही, जिससे कि हमें प्रश्न करते समय दिक्कत ना हो। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देखना आप सभी लोग, जैसे मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल, तो आप कहोगे सर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। एक काम नहीं कर सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 10 गुणे, ये पूरा क्या है बताओ, 9 फैक्टोरियल। ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे और लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 का फैक्टोरियल। मतलब यहां से अगर सोचो तो 8 का फैक्टोरियल। जरूरत इसकी पड़ेगी, इसलिए आपको इसको अभी समझ लेना है। ठीक है, आइए प्रश्न देखिए जो आपको मैंने दिया है, उसको समझिए। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है और इससे स्टैंडर्ड भी आएगा, इतना ही नहीं छोटा आएगा, और भी बड़े प्रश्न आएंगे। आराम आराम से प्रत्येक प्रैक्टिस सेशन में आप लोग रहिएगा, भरोसा करके हर चीज कवर हो जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, अच्छे से करा दूंगा सारा कुछ, लेकिन आप इन्वॉल्व रहिए और सेशन को लाइक किया करें, शेयर किया करें, जिससे कि रीच बने, तभी ये मजा आता है करने में और कराने में। एनसी 8 है, एन का मान पूछा है। आइए, जो हर रूल हमने पढ़ा था एनसीआर का, क्या पढ़ा था बताइए? एनसीआर एन फैक्टोरियल अपान आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला भी हमने लिखा था। समझ रहे हैं? जी सचिन, बिल्कुल जुड़िए, अच्छे से करिए, पढ़िए सब लोग। यहां करिए, देखो कितना होगा, एन फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल और एन माइनस 9 फैक्टोरियल। बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफर्म हो जाएगा, जिसका आ जाए तो उत्तर बता दो हमें प्लीज। यहां पर क्या होगा, एन फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल एन माइनस 8 का फैक्टोरियल। एक बात देखो, आराम से इसको पहले ऐसे ऐसे खत्म कर दो, खत्म हो गया। अभी जो मैंने आपको बताया वो वाला पार्ट, जैसे मैंने कहा ना 10 फैक्टोरियल लिखा है तो 10 गुणे 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ऐसे ही आप इसको समझ लीजिए। अब ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, आप समझो यह इसके बराबर है। भाई ऊपर का सब खत्म ही हो गया, तो यह इसके बराबर है, सिंपली इतना लेके चलना, फिर भिन्न उन बनाने की जरूरत हमको नहीं। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं 9 गुणे 8 का फैक्टोरियल। और ध्यान दीजिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई जैसे हमने 9 बड़ा था तो बड़े का मान लिया, उसके आगे का छोटा हमने फैक्टोरियल बना दिया। कोई मेरे को बताए, आप लोग कमेंट करके बताओ तो मुझे अच्छा लगेगा, एन माइनस 9 बड़ा है कि एन माइनस 8 बड़ा है? एन माइनस 9 बड़ा है कि एन माइनस 8? कौन बता रहा है कमेंट करके? देख के बताइए, जो बता सकता है। मैं थोड़ा सोचता हूं कि आप लोग बताएं ऐसा, तो मुझे अच्छा लगे। एन माइनस 9 बड़ा है कि एन माइनस 8? बड़ा पूछ रहा हूं, क्योंकि 8 कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए 8 कम हो रहा है तो वही बड़ा है। बहुत बढ़िया, ये हम डाउट नहीं थी आप लोगों की, अच्छा लगा। इसका मतलब भैया छोटा है तो इनको ऐसे रहने दीजिए, एन माइनस 9 फैक्टोरियल को रहने दीजिए, बराबर 8 का फैक्टोरियल, और इसको लिखिए एन माइनस 8 इंटू एन माइनस 9 का फैक्टोरियल। ये इससे खत्म हुआ, ये इससे खत्म हुआ, बचा 9 बराबर एन माइनस 8, एन बराबर 9 8 17। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका 17 है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 17 करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं? तो क्लियर हो गया, सातवें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है आपका 17, ऑप्शन नंबर बी अवेलेबल है, इस प्रश्न के लिए करेक्ट है। ठीक, चलो इस प्रश्न का सोल्यूशन बताइए। हमने आपको समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस के बारे में बताया होगा। रोम्बस अर्थात मैंने पूरे पॉलीगन, पूरे क्वाड्रिलेटरल को समझाया आपको, क्वाड्रिलेटरल का पूरा स्ट्रक्चर दिया, आप पीछे एक वीडियो देखिएगा तो आपको वहां पर सब मिल जाएगा। ए है समचतुर्भुज, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाए। ए बी सी डी, पहली बात, इनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सब भुजाएं बराबर होती है, जैसे वर्ग होता है उसी प्रकार से सब बराबर होती है। इनके जो डायगोनल्स होते हैं विकर्ण, वो बराबर नहीं होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वे समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। जैसे यह भाग इसके बराबर रहेगा, यह भाग इसके बराबर रहेगा, इंटरसेक्शन मान लो ऊपर है। कोई भी फिगर का परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, हमेशा सभी भुजाओं का जोड़ होता है। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं, ए है मान लो, तो हम 4 गुणे ए बराबर 52 दिया है, एक प्रकार से परिमाप ही तो है। 4 ए प्लस ए पूरा 52 दिया है, तो ए का मान 13, अर्थात सभी भुजाएं कितनी है बताओ? 13 है, सभी भुजाएं 13 है। इसने हमसे एक बात बोला है, उसका जो छोटा विकर्ण है, स्मॉल डायगोनल है, कोई को मान लो स्मॉल डायगोनल है, स्मॉल डायगोनल 5 है, मान लीजिए ये पूरी लेंथ, सॉरी छोटा विकर्ण 10 है, कितना है? 10 है। अगर छोटा विकर्ण पूरा का पूरा 10 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो यह 5 होगा, तो यह भी कितना होगा? 5 होगा। यह 5 है तो यह भी 5 होगा। बड़ा विकर्ण, लंबा विकर्ण आपसे पूछा है, तो मान लीजिए यह लंबा विकर्ण आपके पास एओ है, और यह जितना होगा उतना ही इधर भी होगा। अब आप ये सोचो कि अगर आपके पास यह त्रिभुज ओ ए बी है, तो यह कैसा त्रिभुज है? समकोण है कि नहीं है? समकोण है। समकोण में पाइथागोरस का नियम लगता है, बिल्कुल लगता है। पाइथागोरस का अगर नियम लगता है, तो एओ का मान अगर निकालना है, तो ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर कर दीजिए, तो एओ का स्क्वायर आपको कंफर्म हो जाएगा। एओ स्क्वायर इज इक्वल टू एओ, अब सीधा एओ निकालिए, अंडर रूट कर दो, 13 का वर्ग 169 होगा, माइनस 5 का वर्ग 25 होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले कराया भी था, 12 हो गया। क्या हो गया?
12, क्योंकि 144 होगा तो 144 का वर्गमूल 12 होगा। अगर यह 12 है तो यह भी 12 होगा, 12 12 24 हो जाएगा। 24 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो कि किसी भी ऑप्शन में है नहीं। राइट सोल्यूशन आपका कितना होगा? 24, जो कि किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो ई ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल होगा। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने। इसमें एक चीज और दिमाग में रख लीजिएगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। मान लो यहां पर हमसे पूछ लेता, अभी ही इसी प्रश्न में पूछ लेता कि इस रोम्बस का एरिया क्या होगा। एरिया एरिया होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, अर्थात दोनों जो विकर्ण है उनके प्रोडक्ट का आधा। अगर एरिया पूछता क्षेत्रफल, तो दोनों विकर्ण के प्रोडक्ट का आधा, अर्थात 1/2 गुणे 24 गुणे आप करते 10। ठीक है, 24 गुणे 10 करते आपका सोल्यूशन आता। राइट सोल्यूशन आपके सामने है, जो कितना हो जाएगा बताइए। यहां पर अगर करते 2 पंचे 10, 24 पंचे 120 हो जाता। ठीक है, अगर पूछा जाता तो, नहीं पूछा जाता तो कोई बात ही नहीं थी। तो करेक्ट है आपके सामने। क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूं, इतना हो गया। एक 9वां नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ये है तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, टाइम टेकन भी है, लेकिन आराम से आप कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न अगर आपको दिखे तो, कहा गया है दो संख्याएं हैं, दो संख्या है को एक ही भाज्य से भाग दिया जाए। मतलब आपके पास दो संख्या है, एक का नाम सपोज करो ए है, दूसरे का नाम मान लीजिए बी है। एक ही भाज्य से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 और 4 आता है। जैसे मान लो आप किसी भी संख्या से भाग दो तो शेषफल 3 आए, तो वह संख्या क्या हो सकती है? जैसे मान लो 5 से हम भाग दे, शेषफल 3 आए, एक तो 3 ही हो सकता है। दूसरा, 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या से 3 ज्यादा होगा। 5 से 3 ज्यादा 8 हो सकता है, 10 से 3 ज्यादा 13 हो सकता है, तो 3 शेषफल आएगा। तो यह संख्या ए है, ए में अगर 3 जोड़ दें और n से भाग करें, बी में अगर 4 जोड़ दें, n से भाग करें, तो आपके पास वह संख्या पता चल गई। अगर n से यह कट रहा हो, n से a कट रहा हो, तो शेषफल 3 और 4 आए। इसने कहा इन दोनों संख्याओं को जोड़कर इसी से भाग करो तो शेषफल क्या आएगा। आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं। यहां पर पूछा है दोनों संख्याओं को योग करके भाज्य से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। तो भाज्य क्या है, अर्थात जिससे भाग दे रहे हैं वह नंबर क्या है। इसका एक आसान तरीका होता है कि R1 प्लस R2 माइनस R3, अर्थात पहला शेषफल प्लस दूसरा शेषफल माइनस तीसरा शेषफल। तो आप इनको जोड़ो, 3 प्लस 4 माइनस कितना कर दो, 2, तो आंसर आ जाएगा 5। आराम से बता सकते हैं, इसके लिए बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में जहां पर आपको समय नहीं गंवाना है। आप सोचोगे तो बहुत ही टाइम टेकन होगा, कॉन्सेप्चुअल जाएंगे, इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम लगेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार अच्छे से इसको देख लिया तो अब प्रॉब्लम यहां नहीं होने वाली। तो राइट सोल्यूशन इसका 5 है, सी ऑप्शन आप लोड करिए। 9वां प्रश्न आपके सामने 5 आंसर दे रहा है, खूब अच्छे से देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न मैं कराऊंगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, इसके बाद फिर मैं यहां पर सेशन रोक दूंगा। अगले सेशन में फिर से मैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आऊंगा, कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीजें मैं कवर कराऊंगा, और सेशन धीरे धीरे मैं बेहतर और बड़ा करूंगा। अगले क्लास में सोमवार को जब आप क्लास लेंगे तो प्राइमरी का भी सेशन रहेगा, इसका भी रहेगा, दोनों रहेगा। दिए गए चित्र में एडी कोण, अब आप देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। एडी कोण सी ए बी का द्विभाजक है। जो एडी है, एडी मतलब दिस लेंथ, ये जो लेंथ है सी ए बी, सी ए बी अर्थात इसका द्विभाजक है, दो बराबर भागों में बढ़ गया। उसी प्रकार से जो बीडी है, ध्यान से देखो, जो बीडी है ए वाली लेंथ, ये जो है सी बी एफ, सी बी एफ इसका द्विभाजक है, इसका द्विभाजक है। अब आपसे एक वैल्यू उसने दिया है, एक दिया है यदि सी पर बना कोण 34 डिग्री है, या 34 है, तो हमको एडीबी अर्थात इसका मान बताना है। इसका मान हमें बताना है, बहुत आराम से आप बता सकते हैं। एक पैटर्न आप समझ लो, जैसे कभी कोई त्रिभुज बने, कोई त्रिभुज बने, उसमें एक बात आपके मन में होनी चाहिए कि अगर यहां कोण एक यक्स है, यहां पर वाई है, तो आपको पता है कि यह कितना होता है, यक्स प्लस वाई होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपने दोनों आंतरिक इंटीरियर एंगल्स के इक्वल, उनके जोड़ के बराबर होता है। जैसे इस प्रश्न में द्विभाजक का भी कॉन्सेप्ट है, द्विभाजक का। अच्छा, इसके अलावा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ हमेशा, भाई अगर आपको जोड़ना है, मान लो यहां पर जेड होता, तो आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। ये सब बातें हमको कंफर्म थी। अब आपको कुछ बातें और समझनी है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कंफर्म हो जाएगा। हम केवल अभी इस त्रिभुज में रहते हैं। ये त्रिभुज देखिए जो आप देख रहे हैं, ये वाला, इसमें देखिए ध्यान से।
मान लो अगर मैंने सोचा कि यहां पर ए है और इसको हमने मान लिया कि बी है, जिसको आपको पता करना है, यही आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो भैया आप सब लोग समझ करके बता दो इसका मान क्या होगा। ए प्लस बी होगा, एकदम होगा, जो अभी हमने पैटर्न बताया। अच्छा, अगर यह ए प्लस बी है तो यह भी ए प्लस बी होगा, इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है। और तीसरी बात, अब आप थोड़ा सा इधर चले आइए सब लोग। अगर जैसे हम कह दें कि इस वाले त्रिभुज में आ जाइए, इस वाले में आ जाओ, आ गए। यहाँ ये 34 है और आपको पता है अगर यह ए है ना तो यह भी तो ए ही होगा। आपको कंफर्म है कि यह ए है तो ये भी होगा। यहां पर मैं लिख सकता हूं 34 प्लस ए कितना हो गया, 2a। और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर, क्योंकि देखो इसका बाह्यता तो ये है ना, इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो मतलब मैं लिख क्या सकता हूं बताइए, मैं लिख सकता हूं 34 प्लस 2a। ये देखो 34 प्लस 2a मतलब 34a है और a प्लस ए मिलकर कितना हो गया, 2a बराबर, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ट्वाइस ए प्लस बी हो जाएगा, ट्वाइस ए प्लस बी हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए 34 प्लस 2a बराबर 2a प्लस 2b। ये दोनों खत्म हो गया, 2b बराबर 34 है तो b का मान कितना होगा, 17। मतलब 17 डिग्री इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, यहां पर 17 डिग्री आ जाएगा। बड़े आराम से इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, कुछ लोग करे भी हैं, बढ़िया लगा मुझे आपका रिस्पॉन्स। 17 डिग्री करेक्ट आंसर है 10वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन। देखो प्रश्न तो अपने पास और हैं, लेकिन आज के सेशन में मैं यहीं तक एंड करूंगा। सभी प्रश्नों को दोहराइए, रिवाइज करिए और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसका पूरा पीडीएफ जैसे व्याख्या किया हूं, जो एक्सप्लेन किया हूं, ये सब प्रोवाइड कर दूंगा। आपको यह टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, यहां पर मैं सब कुछ आपको ऐसे ही जैसे पढ़ाए वैसे दे दूंगा। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको क्या लगता है कैसी प्रिपरेशन की, किस टॉपिक में कंफ्यूजन है, ये भी मुझे बताइएगा। आपकी कंफ्यूजन, आपकी डाउट के हिसाब से हम अगले सेशन को प्लान करते हैं और उसी हिसाब से हम एफर्ट भी करते हैं, हमें जल्दी कराना है, स्लो कराना है, ये सब कुछ आपके कमेंट पे निर्भर करता है। मेरी तरफ से आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और हम पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।